कोरोना का खतरा सिर पर है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। आम से लेकर खास तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते दिन ऐसे में करीब 1,80,000 कोरोना के केस सामने आए। आंकड़ों को देखते हुए आशंका है कि आज कोरोना केस 2 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि लापरवाही के चलते ये आंकड़ा आखिर रुकेगा कहां जाकर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव। ये 3 बड़े नाम हैं जो बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये नाम देश के कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों की फेहरिस्त का एक छोटा सा हिस्सा भर है। ओमिक्रॉन के भारत में एंट्री के बाद से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये खतरा बड़ा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के चलते सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग नियमों को नहीं मान रहे। ये दिल्ली के शालीमार बाग की तस्वीरें हैं, जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान भी बाजार खुले रहे। नियम के मुताबिक 8 बजे दुकानों को बंद होना था, रात 10 बजे नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाना था, पर ऐसा कुछ होता यहाँ नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इस मार्केट में भारी तादाद में लोग दिखाई दिए। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। मार्केट देखो, आने वाली भीड़ देखो, जाने वाली भीड़ देखो, कोई नहीं। पुलिस वाले खड़े होकर ये चीज सब तमाशा देख रहे हैं अपने रूप में कि हो क्या रहा है। जैसे उनको एक तमाशा दिखाई दे रहा है। कोरोना नाम का तो कोई शब्द नहीं है। नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां कोरोना केस बड़ी तादाद में आ रहे हैं, पर इसके बाद भी महाराष्ट्र के शहर नागपुर का हाल देखिए। ये नागपुर के सीताबुर्डी मेन रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने बाजारों में पहुँच गए। कोरोना नियमों का पालन होता यहाँ भी नजर नहीं आया। अमृतसर, पंजाब। राज्य बदला, सरकार बदली, नहीं बदली लोगों की आदत। अमृतसर के शास्त्री बाजार में भी लापरवाही की खुली तस्वीर दिखाई दी। लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ी नजर आई। इस दौरान कोरोना नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ी। बाजारों में ऐसी भीड़ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भयंकर भीड़ है, और भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं। मास्क भी कम लोगों के चेहरे पर दिखता है। यही हाल टूरिज्म प्लेसेस का भी है। ये राजस्थान का माउंट आबू है, एक हिल स्टेशन है, इसलिए खूब पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ दिन भर ऐसे ही सैलानियों की भीड़ रहती है। प्रशासन लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक भी कर रहा है, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग मास्क में नजर आते हैं। वीकेंड पर तो यहाँ खूब भीड़ हुई, और हैरानी की बात ये थी कि पर्यटक लोकल ही नहीं थे, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी आए थे। हमने सोचा कि अंदर जो इनसाइड रहते हैं ना, वहाँ कंपलसरी है, इसलिए बाहर नहीं पहन रहे। लेकिन अंदर जाते हैं तो साथ में पहन ही लेते हैं। लोकल्स नहीं पहन रहे इसलिए। मैं मास्क थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। वैक्सीन तो मैंने ले ली दोनों, बट मास्क पहनने से सांस तो फूलती है और घूमना फिरना बिल्कुल नहीं हो पाता है। कोविड का डर तो है, लेकिन वैक्सीनेशन लगी हुई है, मोदी जी पे भरोसा है। ये लापरवाही बड़ी इसलिए है क्योंकि जानकार लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी कोरोना की इस लहर का पीक आना बाकी है। भारत में हमारा अंदाज अभी थोड़ा प्रिलिमिनरी है, क्योंकि हमारा मॉडल को कुछ दिनों का डेटा चाहिए होता है जब वो ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाता है। भारत का डेटा अभी कुछ दिन का और इसलिए हमें चाहिए, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। और ऐसे में छोटी सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको संभल कर रहना है, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। तो देखिए, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का। कल की बात करें तो पूरे देश में 2.25 लाख से ज्यादा केस सिर्फ एक दिन में निकलकर सामने आए, लेकिन ये तो मुसीबत का छोटा सा हिस्सा है। अभी तो बड़े शहरों में केस आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की नई लहर फिर से शहरों से गांव की तरफ फैल रही है। ऐसे में ये आंकड़े और भी बढ़ने की आशंका है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हर बड़े शहर को कोरोना की नई लहर ने चपेट में लिया हुआ है। इसी वजह से देश के केस बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये आंकड़ा लगातार बढ़ने की आशंका है,
क्योंकि केस शहरों से निकलकर छोटे शहरों और गांव की तरफ बढ़ने की आशंका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहाँ इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी। यही वजह है कि केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि अस्पताल में दाखिल होने वाली तादाद अचानक बढ़ सकती है, इसलिए कोरोना केसों पर निगरानी बढ़ाई जाए। दूसरी लहर के दौरान 20 से 23% मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ी थी। इस लहर में ये जरूरत 5 से 10% की पड़ रही है। अभी अस्पतालों के बेड खाली हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्टिव केस बढ़ेंगे, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद बढ़ेगी और तभी शुरू होगी देश की असली मुसीबत। ओमिक्रॉन की मुसीबत समझने के लिए आपको अमेरिका का उदाहरण समझना होगा। पहली लहर में अधिकतम केस 3 लाख प्रतिदिन, दूसरी लहर में अधिकतम केस 1,90,000 प्रतिदिन, तीसरी लहर में अधिकतम केस 8,70,000 प्रतिदिन। यानी अमेरिका में तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा केस सामने आए थे। भारत में दूसरी लहर के दौरान 4 लाख केस प्रतिदिन सामने आए थे। ऐसे में तीसरी लहर का पीक और बड़ा होने की आशंका है। इसलिए केंद्र ने राज्यों से कहा है कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या, अस्पताल में भर्ती मामलों की होम आइसोलेशन संख्या, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट के मामलों की रोजाना निगरानी करें। केंद्र सरकार ने जो सलाह दी है उसके मुताबिक केस बढ़ने की आशंका है और इसलिए राज्य सरकारों को निगरानी बढ़ाने और एक्शन में आने का निर्देश है। इसलिए बिस्तरों का इंतजाम और फोन पर सलाह के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स बढ़ाने के निर्देश है। केंद्र ने सलाह दी है MBBS के आखिरी वर्ष के छात्र, इंटर्न, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर रेजिडेंट्स, BSc नर्सिंग छात्रों की सेवाओं के इस्तेमाल का दिशा निर्देश दिया गया है। सरकारों को तैयार रहने की जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत है आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की। मास्क, सामाजिक दूरी और हाथों को बार बार साफ कर कोरोना को अपने से दूर रखा जा सकता है। एक तरफ जनता की लापरवाही, दूसरी तरफ नेताओं की लापरवाही और इन सब के बीच धार्मिक मेले। इस 3 तरफा खतरे के बीच कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आशंका है कि धर्म के नाम पर लग रहे मेले इस रफ्तार को और तेज न कर दें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना की परवाह किए बिना माघ मेला लगने जा रहा है। झूले सजाए जा रहे हैं, बाजार पहले ही सजे हुए हैं। यहाँ पूरे 1.5 महीने तक आयोजन चलेगा, जिसमें रोजाना लाखों लोग जुटेंगे। अभी से भीड़ दिखने लगी है। बाजारों में लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। वो आदमी एक साथ आए हुए हैं, तो आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता है? कोई डर भी नहीं है इधर उधर। तो आपको भी डर नहीं लगता? नहीं लगता सर, नहीं लगता हमारे को डर। हमारे भगवान पे आस्था है हमारी। 14 जनवरी से माघ मेला लगेगा। प्रशासन की दुहाई है कि वो लोगों के कल्पवास के संकल्प को खंडित नहीं कर सकता, लेकिन क्या इसके लिए श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ उचित है? क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालुओं के मुंह पर मास्क नहीं दिखता है। संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी को जब माघ का मेला शुरू होगा तो रोजाना की स्थिति क्या होगी उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वक्त हम माघ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो झुंड का झुंड बना करके यहां पर एक साथ इकट्ठे आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। तो इसी तरीके से लोग झुंड बना करके यहाँ पर आते हैं। 31 दिसंबर को यूपी में सिर्फ 251 केस आए थे, जो अब बढ़कर 10 जनवरी को 8,334 केस आए। यानी पिछले एक दिन में डेली केसेस में 33 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.14% हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल गंगा सागर मेले में दिख रहा है, जहां कोरोना खतरे के बीच ही रेलवे 12 अतिरिक्त ट्रेन चला रही है। गंगा सागर मेला 8 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 16 जनवरी तक चलेगा। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ मेले को चलने की इजाजत दी है, लेकिन जरा सी लापरवाही कोरोना को दूर दराज तक फैला सकती है, क्योंकि मेले में देश के हर हिस्से से लोग पहुँच रहे हैं। वहीं वाराणसी में अलग तस्वीर दिखी। कल से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती सूक्ष्म अंदाज में होनी शुरू हो गई है। यानी 7 अर्चकों की जगह सिर्फ 1 अर्चक गंगा आरती करेगा। शाम 4 बजे के बाद गंगा घाट पर जाना वर्जित किया गया है। ऐसे में गंगा आरती के समय सन्नाटा पसरा रहा। ऐसा कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किया गया है।
कि क्या वाराणसी से देश के बाकी हिस्से सीख नहीं सकते? उत्तर प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। लिहाजा लखनऊ के बाद अब दिल्ली में बीजेपी टिकट पर चुनावी मंथन करेगी। आज से दिल्ली में बीजेपी का चुनावी मंथन। दिल्ली में होगा टिकट के दावेदारों पर फाइनल फैसला। टिकट की दावेदारी को लेकर कल लखनऊ दफ्तर में भी बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई। यहाँ जो नाम फाइनल किए जाएंगे उसके बाद दिल्ली में मंथन किया जाएगा उन नामों पर और आखिर में मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि 14 तारीख तक सारे नाम फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन फाइनल फैसला तो दिल्ली में ही होगा, लिहाजा आज से बीजेपी नेता अगले 3 दिन तक चुनावी मंथन करेंगे। मंथन में बीजेपी के चुनाव प्रभारियों और बड़े नेताओं के साथ साथ सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। सुबह 9 बजे सीएम योगी इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण के टिकटों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव की समिति की बैठक बुला सकती है। इसके तुरंत बाद यूपी चुनाव की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। कमल खिल रहा है और दमदार कमल खिल रहा है और उत्तर प्रदेश को सुशासन देने वाला कमल खिल रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा सबको विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने वाला कमल खिल रहा है। कि बीजेपी स्वीप कर रही है, पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है और आने वाले चुनाव में जो विपक्ष है सभी दल वो अपना पिछला आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। बता दें कि यूपी में पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 58 सीटों में ज्यादातर जिले पश्चिमी यूपी के हैं। इनमें मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जो जाट बहुल है। इसी इलाके के किसानों ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ घेराबंदी की थी, लेकिन किसान कानूनों की वापसी हो चुकी है। लेकिन क्या किसान अब भी केंद्र सरकार से नाराज हैं या फिर बीजेपी जाटलैंड को साथ पाएगी? इसका फैसला तो 10 मार्च को चुनावी नतीजों के आने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने तो कमर कस ली है। इसी को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने कल ओपिनियन पोल किया है। आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। 403 सीटों का पूरा हिसाब किताब, वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। और जरा देख लीजिए आप, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट वाली तस्वीर भी है, कानपुर की मेट्रो भी है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी भी है, यहाँ राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। मतलब विकास भी, विरासत भी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कुछ उसी का लब्बो लुबाब समेटे ये जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। और यहाँ वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाता हुआ। 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे। बीएसपी के खाते में 13% वोट जाता हुआ। कांग्रेस के खाते में 7% वोट जा रहा है, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। कुल मिलाकर 42%, मतलब कमोबेश उतना ही वोट परसेंट जितना बीजेपी गठबंधन के खाते में 2017 में आया था, इस बार भी उतना ही वोट परसेंटेज नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में जाते हुए। और ये सीटों में किस तरीके से तब्दील होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पिछली बार की तरह ही बीजेपी अपने दम पर 312 सहयोगियों को साथ मिलाकर 325 का आंकड़ा छू पा रही है? नहीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 223 से 235 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 145 से 157 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी 8 से 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीट जाती हुई, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो रही है। और अब वो सवाल जिसका आपको इंतजार है, चेहरों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? यूपी में सीएम की पसंद कौन? एक एक करके ये चेहरे आपके सामने। और देखिए, सबसे आगे योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं 43% लोगों की पसंद के साथ। योगी आदित्यनाथ सबसे आगे, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जरूर हैं, लेकिन 9% पीछे हैं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। 34% लोगों की पसंद अखिलेश यादव बने हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बहुत पीछे तीसरे नंबर पर मायावती 14% लोगों की पसंद बनकर उठती है। 4% लोग प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड, जिसमें सीएम के चेहरे के तौर पर
सबसे आगे योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से यूपी बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। इस वक्त ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे यूपी बोर्ड के इम्तिहान। 20 मार्च से शुरू हो सकते हैं यूपी बोर्ड के इम्तिहान। आपको बता दें 10 मार्च को यूपी चुनाव का परिणाम आ जाएगा, 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा कराई जाएगी। यूपी बोर्ड ने संभावित परीक्षाओं का शेड्यूल शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा। पूरा परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। 10 मार्च को मतगणना और 18 मार्च को होली है और परीक्षा इसी के बाद कराई जा सकती है। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होंगे और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 18 मार्च को होली है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने पूरी तैयारी की है कि होली के बाद ही परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। तो वहीं 5 चुनावी राज्यों में पंजाब भी शामिल है और पंजाब में चुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वोटर्स में भरोसा जगाने के लिए जालंधर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। जालंधर शहर में कल शाम ये फ्लैग मार्च निकाला गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कदमताल किया, सायरन बजाकर अराजक तत्वों को चेतावनी दे दी गई है। पुलिस के साथ साथ फ्लैग मार्च में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी थे। पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे आएंगे 10 मार्च को। तो पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, नतीजे 10 मार्च को आएंगे। लेकिन अभी जनता का मूड क्या है, क्या कहता है सी वोटर? एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल, आइए बताते हैं। पंजाब का चुनावी मूड क्या है? सी वोटर के सर्वे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के ये खेत में हम मौजूद हैं, ट्रैक्टर पर मैं सवार हूं और पीछे सरसों के लहलहाते खेत, और ऐसे में 117 सीटें पंजाब विधानसभा की। और वोट प्रतिशत के मामले में देखिए आप, बाजी मारती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है 40% वोट शेयर के साथ। पीछे है कांग्रेस पार्टी 4% आम आदमी पार्टी के मुकाबले 36% वोट शेयर के साथ। वहीं अकाली दल 18%, बीजेपी के खाते में 2%, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाजी यकीनन आम आदमी पार्टी मारती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर के मामले में 40% के साथ सबसे आगे आम आदमी पार्टी। अब अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो फिर 117 सीटों में किसकी बनेगी सरकार, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये सीटों का आंकड़ा आपके सामने आ गया है। और जो जादुई आंकड़ा है 59 का, आम आदमी पार्टी 59 के आंकड़े को तो नहीं छू पा रही है, लेकिन बहुमत के बेहद नजदीक 52 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर 37 से 43 सीटों के साथ नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर अकाली दल गठबंधन 17 से 23 सीटें अकाली बीएसपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीट, अन्य 0 से 1। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे आगे, बहुमत के आंकड़े को छूती हुई, लेकिन जरा सा फासला बहुमत से। उत्तराखंड में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। मतदान 14 फरवरी को होने वाला है। पार्टियां तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। चुनावी राज्य उत्तराखंड के आंकड़े आपको दिखाते हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड की जो तस्वीर उभर कर आई है वो पहले वोट शेयर के लिहाज से और उसके बाद सीटों के लिहाज से आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड की 70 सीटों का क्या है चुनावी मिजाज। 2022 इस चुनावी साल में क्या बीजेपी सत्ता में वापस लौटेगी या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी? और सबसे पहले ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। बीजेपी 39% के साथ सबसे आगे, कांग्रेस 37% के साथ 2% के पीछे बीजेपी के मुकाबले। आम आदमी पार्टी के खाते में 13% वोट प्रतिशत जाते हुए, अन्य के खाते में 11% वोट प्रतिशत जाते हुए। तो मामला वोट शेयर के लिहाज से बेहद बराबरी का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन बीजेपी को बढ़त 39% वोट शेयर के साथ बीजेपी आगे। उत्तराखंड चुनावी राज्य है और उत्तराखंड की 70 सीटों का पूरा गणित अब आपको दिखा देते हैं। 70 सीटों पर उत्तराखंड की इस बार कौन बाजी मारेगा, सीटों का आंकड़ा अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम। मैं इस वक्त सवार हो गई हूं केबल कार में और अब आगे बढ़ते हुए आंकड़े की तरफ। और लीजिए आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी के खाते में 31 से 37 सीट, कांग्रेस के खाते में 30 से 36 सीट, आम आदमी पार्टी 2 से 4 सीटों पर सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई। कुल मिलाकर मामला बेहद बराबरी का, टक्कर बहुत नजदीकी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पलड़ा किस तरफ झुकेगा कहना फिलहाल मुश्किल इस आंकड़े को देखते हुए। इंतजार 10 मार्च नतीजों के दिन का करना होगा। बात करेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की, जो एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर उन्होंने वार किया है और अब वो विवादों में घिर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब सारे बड़े पदों पर हिंदू हैं तो देश में हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं। हिंदू धर्म को ना तो ईसाई धर्म से खतरा है और ना ही इस्लाम से। हमारे इस विचारधारा में
हिंदू धर्म को न कभी खतरा हुआ है न कभी खतरा रहा है, क्योंकि हमारा ये हिंदू धर्म जो है इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि यहाँ सबको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ईसाई धर्म देश में आ गया था, लेकिन हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ। इस्लाम धर्म 8वीं सदी में आ गया, फिर भी हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। मुगलों का, मुसलमानों का राज 500 साल से रहा, तब हिंदू धर्म को खतरा नहीं रहा। ईसाइयों का, अंग्रेजों का राज 150 साल रहा, तब भी हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। आज जब राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सभी हिंदू पद पर हैं, तो फिर हिंदू धर्म को खतरा कैसे हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा। ये खतरा केवल बताया जाता है ताकि उनकी फांसीवादी मनोवृत्ति और फांसीवादी विचारधारा को वे आगे ले जा सके और उससे राजनीतिक रोटियां सेक सके और राजनीतिक पद प्राप्त करके पैसा कमा सके। देश भर में ठंड ने कोई रियायत नहीं बख्शी है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके भी सर्द मौसम की चपेट में हैं। देखिए वेदर रिपोर्ट। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटक सावधान, बारिश और बर्फबारी बन सकती है मुसीबत। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये 4 तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी की है। देखिए कैसे पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक चुका है। पहाड़, पेड़ पौधे, घर, मकान, हर चीज में बर्फ ने डेरा जमा लिया है। बर्फबारी के चलते सड़कें भी बंद हैं। बीआरओ लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है, उसके क्रम में डेली हमारी ये मीटिंग्स हो रही हैं। जितने भी रास्ते बंद हो रहे हैं उनको हम तत्काल युद्ध स्तर पे खुलवाने का कार्य भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है वहाँ पर हमने कई जगह ट्रैफिक को भी रोका है, जहाँ जिससे कि गाड़ियाँ जो बाहर से आ रही हैं उनको तब तक आगे ना जाने दिया जाए जब तक कि रोड क्लियर नहीं हो जाए, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और जोशीमठ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। क्षेत्र में भारी बर्फबारी जारी है। सड़कों में फिसलन काफी है। वाहनों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई जगह गाड़ियां हादसे का शिकार भी हो रही हैं। भारी बर्फबारी से जोशीमठ औली सड़क भी लगभग जम चुकी है। वाहन फंस रहे हैं, जिसे बड़ी मशक्कत से निकाला जा रहा है। वही पारा -3 डिग्री तक पहुंच चुका है। 3 दिन की बारिश के बाद जो है तिरनालगांव में जो है काफी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे आम जन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो काफी पर्यटक आज भी यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहा। घाटी वाली क्षेत्र कोहरे के आगोश में है। पूरा इलाका कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी से राहत मिली है। हालांकि सड़कों में फिसलन होने से अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गाड़ियां फंस रही हैं। हालांकि पर्यटक आ रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। शिमला में अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग मात्रा में बर्फबारी हुई। कई एरियाज में जो है 2.5 फुट भी बर्फ गिरी है। तो अभी की जो सिचुएशन है, अभी लगभग जो है 200 के आसपास सड़कें जो है बंद है। लेटेस्ट ये है कि शिमला अर्बन में जितनी जो सड़कें थी वो सारी खोल दी गई हैं। अब बर्फबारी से जम्मू कश्मीर का हाल देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से नजारा कुछ ऐसा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। वहीं रामबन इलाके में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर बर्फबारी के असर की तस्वीरें देखिए। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम की मार है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ हफ्तों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला पूरी तरह से सफेद चादर से ढक गया है। लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। शहर की अधिकांश सड़कें बंद हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए सैलानियों को भी अब भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड में गंगोत्री धाम से आ रही हैं। सभी पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। उधर उत्तराखंड में भी बर्फबारी कई जगहों पर फिर से हो रही है और लगातार बर्फबारी की वजह से सैलानियों के साथ साथ अब स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बर्फ को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रास्तों को खाली कराया जा सके, लेकिन दिक्कतें लगातार बर्फबारी की वजह से बढ़ गई हैं। ये गंगोत्री धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बर्फबारी के बाद की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि फिर से बर्फबारी जारी है।
इन दिनों मौसम की मार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। कहीं बर्फबारी से तबाही तो कहीं बारिश और ओले गिरने से फसलों के बर्बाद होने की खबरें सामने आई। किसान आखिर जाए तो जाए कहां, क्योंकि मुसीबत का पूरा पहाड़ उनके ऊपर इस वक्त है। बेमौसम बरसात से फसल बर्बाद। गिरते ओले, बिलखता किसान। फसल हुई बर्बाद, मर गया किसान। ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जो किसानों की बर्बादी की दास्तां सुना रही हैं। पहली तस्वीर आई है यूपी के ललितपुर से। लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया और ओले गिरने से मसूर, मटर और चने की खेती तबाह हो गई। एक किसान ने तो फसल को बर्बाद होता देख खेत में ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेत के बीच में रोते किसान की तस्वीरें आई हैं यूपी के एटा से, जहां हुई भारी बारिश ने इस किसान की फसल चौपट कर दी। राम नरेश ने जब अपनी मटर की खेती का नुकसान देखा तो खेत में ही गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। राम नरेश ने 12 बीघा जमीन पर मटर की खेती की थी, जो ओले गिरने से बर्बाद हो गई। खेत पट्टे पर लिया था और 20,000 रुपए कर्ज लेकर मटर की खेती की थी, लेकिन बारिश से हुए नुकसान के बाद राम नरेश को कर्ज उतारने की चिंता सता रही है। क्या करें साहब, पट्टा कहाँ से दें साहब, भूमिहीन आदमी है साहब, हमारे पास कुछ नहीं, 1 बीघा घर का खेत नहीं है साहब, क्या करें बाबूजी, हम तो मर गए। मुंबई में कोरोना केस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि तीसरी लहर खत्म हो रही है या सरकार के पास सही आंकड़े नहीं पहुंच रहे। इस बारे में सेल्फ कोविड टेस्ट किट खतरा बन चुकी है। बीएमसी ने मुंबई में कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री पर सतर्क हो गई है और खुद से कोविड टेस्ट करके जानकारी छिपाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है बीएमसी। ये वो किट है जो आजकल ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इस किट के सहारे घर पर खुद ही कोरोना टेस्ट की सुविधा मिल जाती है। इसमें स्कोर मालूम नहीं पड़ता है, स्कोर तो अपने को लैब के थ्रू ही करने के बाद पता चलता है। खाली इसमें अपने को इंस्टेंट इसमें खाली अपन पॉजिटिव है क्या निगेटिव है यही पता चलता है। स्कोर के लिए तो अपने को लैब से ही करना चाहिए। लेकिन ये सुविधा बीएमसी के लिए चिंता बन गई है। चिंता की बात यह है कि जो लोग किट के जरिए टेस्ट कर रहे हैं उसका आंकड़ा सरकार को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए 3 दिन से मुंबई में कुल केस घट रहे हैं। 7 जनवरी को 20,971 केस थे, 8 जनवरी को 20,318 केस रह गए, 9 जनवरी को 19,474 केस रह गए, 10 जनवरी को 13,648 केस रह गए। अब सवाल ये है कि क्या मुंबई में केस कम हो रहे हैं या लोग सरकार को पॉजिटिव होने के बारे में नहीं बता रहे। अब तक मुंबई में 96,000 लोगों ने किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट किया है। उसमें से सिर्फ 3,000 लोगों ने खुद को पॉजिटिव घोषित किया है। वहीं आधिकारिक रूप से टेस्ट किए जाने का आंकड़ा कुछ और कहानी कह रहा है। 7 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 28.95% था। 8 जनवरी को ये घटकर 28.61% रह गया। 9 जनवरी को ये घटकर 28.53% रह गया, जबकि 10 जनवरी को ये घटकर 23.04% रह गया। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो मुंबई में कोरोना की लहर थम गई है या सरकार को सही आंकड़े नहीं मिल रहे। मेरे ख्याल से किसी ने घबराए बिना रिपोर्ट करना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट और बीएमसी ने जरूर पॉलिसी लानी भी चाहिए कि जिसकी वजह से अपने को एक्चुअल डेटा मिले। लेकिन दिक्कत जरूर आ सकती है क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। तो उसके ऊपर अगर बीएमसी कुछ विचार करें कि भाई क्या करने से लोग ये जरूर रिपोर्ट सबमिट करें। इस खतरे के बारे में हमने मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से बात की। मेयर का कहना है कि अगर किसी ने जानकारी छिपाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी किट की बिक्री बंद करने पर फैसला नहीं हुआ है। हमने उसके ऊपर गौर देख के कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस है, जो गलत करेगा उसको शिक्षा होगी। हम आपको बता दें कि सेल्फ कोविड टेस्ट किट जब बाजार में आई थी तब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका प्रचार किया था और अब कई कंपनियों के कोविड टेस्ट किट बाजार में उपलब्ध हैं, जो सरकार के लिए एक चुनौती बन सकते हैं।
जानकारों की माने तो सेल्फ कोविड टेस्ट किट भविष्य में सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि इस किट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाटा सरकार को नहीं मिल पा रहा है, जिसके आधार पर सरकारें तमाम तरह के कार्यक्रम निर्धारित करती हैं। इसमें सवाल यही उठता है कि क्या जो आंकड़े कोविड के आ रहे हैं, जो असंक्रमित मरीजों के आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो गलत हैं? मुंबई में घटते केसों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कड़े प्रतिबंधों का असर जमीन पर नहीं दिख रहा। मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन के बगल में सब्जी मार्केट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां सुबह से ही सब्जी लेने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहां भीड़ में ऐसे लोग दिखे जो सामाजिक दूरी का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसा ही हाल मुंबई के दादर मार्केट में भी नजर आया। लोगों की लापरवाही बिल्कुल साफ दिख रही है, और ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या कड़े नियम सिर्फ कागजों पर है? दो अलग अलग तस्वीरें। बोरीवली में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में सब्जी मार्केट लगता है, वहां की तस्वीरें, सामाजिक दूरी का कहीं से भी पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ दादर मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर भी लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके मद्देनजर देखते हुए राज्य सरकार ने लगातार कल देर रात से कड़क निर्बंध लगाया है। उसके बाद भी मुंबई के भाजी मार्केट में, सब्जी मार्केट में भीड़ कहीं ना कहीं कम होते नहीं नजर आ रही है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन के बगल में सब्जी मार्केट में आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। दूर दूर तक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है सब्जी लेने के लिए। इस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना नियम बनाए गए, किसी तरह के नियम का पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। तस्वीरें साफ तौर से दिखाई दे रही। तस्वीर में भारी संख्या में लोग इकट्ठा है, सब्जी ले रहे हैं, और जो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, किसी तरह की जगह पे कोरोना जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उस जगह नियम का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। कागज पे राज्य सरकार की तरफ से कड़क निर्बंध लगाया गया है, लेकिन जो निर्बंध है वो अभी फिलहाल कागज पे है क्या, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट में आज भी भीड़ भाड़ पहले की तरह ही दिखाई दे रही। लोग है कोरोना के जो नियम है, पूरी तरह से नियम की धज्जियां उड़ाते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, कोरोना फैलाने के लिए जनता तो जिम्मेदार है ही, लेकिन कोरोना फैलाने में हमारे नेतागण भी पीछे नहीं है। नेतागिरी चमकाने के लिए सारे नियम कायदे रोज ही तोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने रैलियां, रोड शो पर पाबंदी लगा दी, लेकिन नेतागण अपनी जिम्मेदारी जरा भी मानने को तैयार नहीं है। जब रैलियां बैन है, जब रोड शो बैन है, जब चुनावी माहौल के बीच लोगों को कोरोना से बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीड़ भाड़ भरी ये बैठक होती नजर आई। दरअसल इमरान ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले अपने समर्थकों को अपने घर पर बुलाया था। इस मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, सिर्फ गिने चुने लोग ही मास्क लगाए नजर आए। सभा के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसी वजह से थाना कुतुबशेर में इमरान मसूद सहित 10 लोगों पर नामजद व 300 अज्ञात लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा व महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। नेताजी किसी पार्टी के हों, हाल एक सा ही है। जौनपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद सदर विधानसभा क्षेत्र में पूरे काफिले के साथ निकले, जबकि चुनाव आयोग ने रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जब काफिले की कार से उतरे तो चेहरे पर मास्क नहीं था। फोटो खींची जा रही थी, गलबहियां हो रही थी। देखते ही देखते नुक्कड़ सभा शुरू हो गई, जिसके बाद समर्थकों का हाथ पकड़कर प्रचार करते दिखे नदीम। न नेताजी ने और न ही नेताजी के समर्थकों ने मास्क के नियम और न सामाजिक दूरी का पालन किया, यानी कोरोना नियमों से लेकर चुनाव नियमों की धज्जियां एक बार में ही उड़ा दी गई। वहीं एबीपी न्यूज ने कल ही खबर दिखाई थी कि बीजेपी विधायक ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। विधायक बहोरन लाल मौर्य ने भीड़ जुटाकर बांटे थे कंबल और खिलाई थी दावत। एबीपी न्यूज की खबर का असर ये हुआ कि जिला प्रशासन ने महामारी अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी विधायक और आयोजक के खिलाफ भोजीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। ये तो हुई चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की बात। ऐसा ही हाल कर्नाटक में नजर आया, जहां डीके शिव कुमार के साथ साथ 30 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वजह है पानी के लिए प्रदर्शन करते समय कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया।
छात्रों से मुलाकात में न तो नेताजी ने मास्क पहनने की जरूरत समझी, न बच्चों को पहनाया गया। खतरा ये भी है कि डीके शिव कुमार से मिलने अधिकारी गया था, वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। ऐसे में बच्चों के ऊपर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। सवाल यही है कि आखिर नेताजी को अपने प्रचार की फिक्र होती है, लेकिन कोरोना की नहीं। आखिर प्रचार लोगों की जिंदगी से बढ़कर कैसे हो सकता है? दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ा है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में न्यूनतम तापमान दिल्ली में 9 डिग्री से घटकर अब 7 डिग्री पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बीते दिन के मुकाबले ठंड और प्रदूषण दोनों ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिलहाल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस आंका गया है, जो बीते दिन 9 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको आनंद विहार से दिखा रहे हैं और ये टॉप एंगल के विजुअल्स के जरिए आप देखेंगे कि हल्की सुबह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोहरे की चादर में कहीं ना कहीं खोया हुआ आपको आनंद विहार इस वक्त दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार विजिबिलिटी 500 मीटर तक दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि 15 से 16 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि इस हफ्ते बारिश का अनुमान नहीं है, तो दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं बारिश से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश ना होने का सीधा सीधा असर हवा की गुणवत्ता पर भी दिखाई दे रहा है। आनंद विहार पर हर रोज हवा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। जहां बीते दिन जो आनंद विहार की हवा है, यानी कि AQI इंडेक्स, वो करीबन 150 के आसपास आंका गया था, वहीं आज बढ़कर 278 पर पहुंच गया है। बीते दिन रेड जोन में आनंद विहार और आसपास के इलाके पहुंच गए थे, वहीं आज बेहद अस्वस्थ की श्रेणी में आनंद विहार एक बार फिर से पहुंच गया है। और अगर इसी तेजी से प्रदूषण भी बढ़ता रहा और लगातार न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आती रही, तो सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी है वो और भी ज्यादा कम हो सकती है। कोहरे के साथ साथ स्मॉग की मात्रा हवा में ज्यादा बढ़ सकती है, जो लोगों की मुश्किलों को बढ़ा देगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। तो पाकिस्तान दुनिया भर में चाहे जो भी ढिंढोरा पीटता रहे, लेकिन खुद वहां के NSA ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। देखिए, चुनावी काउंटडाउन की शुरू होते ही बीजेपी एक्शन में है। एक तरफ टिकट के दावेदारों का नाम फाइनल करने के लिए मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ वोटरों को साधने के लिए आज से यूपी में बीजेपी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इस ऐलान से साफ हो गया है कि अब बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन में आ चुकी है। बीजेपी आज से यूपी में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेगी। इस अभियान की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से होगी। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता यूपी के 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस के तहत 5-5 व्यक्तियों की टोली बनाई गई है। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को बीजेपी जनसंपर्क से साधने की कोशिश करेगी। कार्यकर्ता लोगों को सरकार की उपलब्धियों और कामकाज का ब्यौरा देंगे। पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास का पैम्पलेट भी बांटेंगे। साथ ही साथ लोगों से घरों पर बीजेपी के झंडे और स्टिकर लगाने की अपील भी करेंगे। इस जनसंपर्क के भी 3 अहम चरण हैं, जिसमें महिला संपर्क, सामाजिक संपर्क और लाभार्थी संपर्क शामिल है। महिला संपर्क में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता महिलाओं को बीजेपी के समर्थन में एकजुट करेंगे, तो वहीं सामाजिक संपर्क हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को सुरक्षा, गुंडाराज और दंगा मुक्ति की बात पर बीजेपी कार्यकर्ता साधने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थी संपर्क में बीजेपी उन परिवारों को अपने खेमे में करने की कोशिश करेगी जिन लोगों को केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं से सीधे लाभ मिला है। अगर लाभार्थियों की बात करें तो यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42 लाख से अधिक और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 90,225 घरों का निर्माण हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से यूपी के 2 करोड़ 48 लाख किसानों को 32,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।
यूपी सरकार का दावा है कि उसने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी। अब इस लाभ को वोट में तब्दील करने की जुगत होगी। बता दें कि इस अभियान में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री और सभी पार्टी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी चुनावी प्रचार की रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। 14 जनवरी के बाद बीजेपी यूपी में अपने डिजिटल चुनावी रथों को उतारेगी। ये रथ यूपी के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए लोगों को यूपी की योगी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के कामों का ब्यौरा देंगे। साफ है कि बीजेपी का पूरा ध्यान चुनाव पर है, ताकि ज्यादा लोगों को अपने समर्थन में लामबंद कर सके। साफ है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। एक तरफ घर घर दस्तक है तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की टिकट बंटवारे पर बड़ी बैठक हो रही है। ऐसे में यूपी की जनता का मूड क्या है, इसे लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने कल ओपिनियन पोल किया है। आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। 403 सीटों का पूरा हिसाब किताब, वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। और जरा देख लीजिए आप, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट वाली तस्वीर भी है, कानपुर की मेट्रो भी है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी भी है, यहाँ राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। मतलब विकास भी, विरासत भी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कुछ उसी का लब्बो लुबाब समेटे ये जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। और यहाँ वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाता हुआ, 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे, बीएसपी के खाते में 13% वोट जाता हुआ, कांग्रेस के खाते में 7% वोट जा रहा है, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। कुल मिलाकर 42%, मतलब कमोबेश उतना ही वोट परसेंट जितना बीजेपी गठबंधन के खाते में 2017 में आया था, इस बार भी उतना ही वोट परसेंटेज नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में जाते हुए। और ये सीटों में किस तरीके से तब्दील होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पिछली बार की तरह ही बीजेपी अपने दम पर 312 सहयोगियों को साथ मिलाकर 325 का आंकड़ा छू पा रही है? नहीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 223 से 235 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 145 से 157 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी 8 से 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीट जाती हुई, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो रही है। और अब वो सवाल जिसका आपको इंतजार है, चेहरों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? यूपी में सीएम की पसंद कौन? एक एक करके ये चेहरे आपके सामने। और देखिए, सबसे आगे योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं 43% लोगों की पसंद के साथ। योगी आदित्यनाथ सबसे आगे, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जरूर हैं, लेकिन 9% पीछे हैं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। 34% लोगों की पसंद अखिलेश यादव बने हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बहुत पीछे तीसरे नंबर पर मायावती 14% लोगों की पसंद बनकर उठती है। 4% लोग प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड, जिसमें सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे आगे योगी आदित्यनाथ बने हुए। यूपी से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। बीजेपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने इशारों ही इशारों में ये बड़े संकेत दे दिए हैं कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ भविष्य में आ सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ये बड़े संकेत दिए हैं ब्रजेश पाठक ने। राजनीति में सब संभव है। तो राजनीति बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह है, जहां आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही कह दिया है इशारों ही इशारों में ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर, जो फिलहाल एसपी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और ऐसे में ये बड़े संकेत दिए हैं। यूपी में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद एबीपी न्यूज़ ने सर्वे किया है और इस सर्वे में बीजेपी की सरकार वापस बनती दिखाई दे रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, पहले तो आपको बधाई कि जो पहला सर्वे आया है उसमें आप लोग 225 से 235 के आसपास पा रहे हैं। इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 से लेकर और 2022 तक जब चुनाव होने जा रहा है, हम पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर हमारे एक एक कार्यकर्ता ने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीतियों को लेकर के हम घर घर गए हैं। आदरणीय योगी सरकार की नीतियों को लेकर हम घर घर गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा
जनता के बीच में इस बात को लेकर के है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने हमारे परिवार की तरह चिंता की है, ये जनता का कहना है। चाहे उनको निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो, चाहे शौचालय देना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देना हो, चाहे निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देना हो, उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन देना हो, जैसे 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देना हो, इस प्रकार सैकड़ों योजनाएं आप गिनाएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। तो आम जनता का आशीर्वाद, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और आप देखते होंगे जो ओपिनियन पोल है वो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अब पिछली बार जब ओपिनियन पोल आपने दिखाया था तो उससे परसेंटेज हमारा बढ़ा है। अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं, जैसे जैसे पोलिंग आएगी और भी हमारा मतदान हमारे पक्ष में आपका ओपिनियन आएगा। और मतदान जब तक होगा तब तक आप देखेंगे कि पिछली बार की तरह हम 325 से अधिक सीटें पाकर दोबारा सरकार बनाएंगे। सर, इस बार चुनाव थोड़ा सा अलग है, बाइपोलर इलेक्शन सा हो गया है कि लड़ाई भाजपा और सपा में दिख रही है और बसपा और कांग्रेस बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा है या ख़राब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50% से अधिक वोट को पाने के लिए तैयारी करती है और लोकतंत्र में यही जायज़ भी है। और पिछली बार चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आप देखें कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया और ये माना जाता था कि जातिगत आंकड़े और वोट के लिहाज से जो समीकरण सपा बसपा गठबंधन का है वो सबको साफ कर देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमने उनके गठबंधन को फ्लॉप कर दिया, सुपर फ्लॉप कर दिया। आज सीधी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, हमारे जो एसटी समाज के लोग हैं, जो अगड़े हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उनका एक बात और मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारत की संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को केवल मजबूती नहीं कर रही, उसे आगे बढ़ा रही है। जयंत चौधरी की जिनकी बात वो कर रहे हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश के अगर चुनावी इतिहास पर नज़र डालेंगे, जयंत चौधरी के जो पिताजी थे चौधरी अजीत सिंह जी, 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव चौधरी अजीत सिंह भी जीते थे और मुलायम सिंह भी जीते थे। केवल एक वोट से चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे और उसका परिणाम ये हुआ, जो जिनके पिताजी पूरे देश के सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको आज हाशिए पर ढकेल दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और उस बेचारे जो हमारा मित्र है उसको एक छोटे से क्षेत्र के लिए समझौता उनसे किया है। मैं जयंत चौधरी जी का सम्मान करता हूं। परिस्थिति आने पे आप देखेंगे जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ होंगे। तो देखिए, यूपी के सियासी महाभारत में किस तरह से दांवपेच जारी है, इस ओर इशारा कर रहे थे ब्रजेश पाठक अपनी बातों के जरिए। यूपी के सियासी महाभारत में ही इस बार राम और कृष्ण के अवतारों की भी एंट्री हो गई है और इस बात को हमें समझना होगा कि साथ ही साथ परशुराम पर भी अब दंगल हो रहा है। दरअसल पूरा ये खेल ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए खेला जा रहा है और इसी खेल में भगवान परशुराम का फरसा अब सियासी पार्टियों के लिए चुनावी हथियार बन गया है। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 2 जनवरी की है जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चुनावी रथ पर हाथ में फरसा लिए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक फरसा जमीन पर गिरा हुआ है। तस्वीरें लखनऊ के कृष्णा नगर की है। 2 जनवरी को भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अखिलेश यादव ने इस 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण किया था, लेकिन ये फरसा अब जमीन पर गिरा हुआ है। सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता, लिहाजा बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर एसपी पर निशाना साध रही है। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। शलभ मणि त्रिपाठी ने तो इसे 2017 की तरह ही एसपी की हार का संकेत बता दिया। 2017 में सपा का चुनावी रथ पहले ही दिन खराब होकर खड़ा हो गया। इस मर्तबा भगवान परशुराम का फरसा 8वें दिन ही गिर पड़ा। 2017 जैसे ही नतीजों का संकेत है। ये जाहिर है जो राम भक्तों के कातिल हैं, उनको भगवान परशुराम जी भला कैसे माफ करेंगे। वो तो फरसा को लेकर एसपी का कहना है कि भगवान परशुराम जी के फरसे को एलईडी व रेडियम लाइट से सुसज्जित करने हेतु फरसा नीचे उतारा गया है। ये देखिए, अभी इसमें पाइप पड़ी हुई है और इसी पाइप से एलईडीज को हमको बढ़ाना है, लाइट ऊपर से जाएगी। इसलिए वो पूलिंग के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंसिंग खराब हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा उखड़ गया। बाकी ये फरसा 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएगा और उसकी खूबसूरती और बढ़ा के उसको ज्यादा जल्दी से जल्दी लगा देंगे। लेकिन फरसे का वीडियो वायरल है तो सियासत भी गरमाई हुई है। दरअसल राजनीति में परशुराम ब्राह्मणों के प्रतीक माने जाते हैं। इस वक्त यूपी की राजनीति में
हर दल ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। यूपी में ब्राह्मण आबादी करीब 10% है। 100 सीटों पर ब्राह्मण सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि हर पार्टी ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने के लिए जोर लगा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।